हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी का पाठ झेन की देन। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पाठ संबंधी सार समझाऊंगी यानी समरी, और उसके पश्चात प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। झेन की देन। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। छात्रों, ये पाठ जो है, जब आप इस पाठ को पढ़ते होंगे तो इसका शीर्षक झेन की देन आपको कुछ असमंजस में डालता होगा। आप समझ नहीं पाते होंगे कि झेन की देन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, प्रस्तुत पाठ जो है ये बौद्ध दर्शन में ध्यान की पद्धति की हमें याद दिलाता है। दरअसल जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर बौद्ध दर्शन में ध्यान की पद्धति यानी कि ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का एक सिस्टम है, जिसके कारण, जिसकी वजह से जापान के लोग अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल चिंता मुक्त होकर बिता पाते हैं, है ना। तो इस तरह से ध्यान की पद्धति की हमें ये पाठ जो है वो याद दिलाता है। तो ये झेन की देन है, तो हमें ये देन मिली हुई है, जापानियों को ये देन मिली है ना। तो आइए अब हम इस पाठ में मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं उनको समझ लेते हैं। लेखक अपने मित्र के पास जापान गया, तो जब उसने जापान में अपने मित्र से पूछा कि जापानियों को मानसिक बीमारियां होती हैं, तो उसके मित्र ने उसको बताया कि हाँ, जापानियों को मानसिक बीमारियां तो बहुत होती हैं और वहां 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी कि मन के रोगी हैं, यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित हैं। फिर उसने बताया कि जापानियों को जो मनोरोग हो जाते हैं उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि वहां के लोग अमेरिका से होड़ लगाते हैं, यानी कि अमेरिका जो विकसित देश है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं और वे सोचते हैं कि वे भी उन्हीं की तरह जीवन में आगे निकल जाएं, जिस कारण उनकी जिंदगी की रफ्तार, जिंदगी की गति बहुत तेज गति से दौड़ती है और इस कारण से उनके दिमाग पर दबाव पड़ता है, और जब दिमाग पर दबाव पड़ता है तो उसके कारण दिमाग रूपी इंजन जो है वो टूटने लगता है और लोग मनोरोग के शिकार हो जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं। फिर लेखक का मित्र उसे शाम को टी सेरेमनी में लेकर गया, जिसे जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। तो ये एक 6 मंजिला इमारत थी जहां पर उसका मित्र उसे लेकर गया, और पर्णकुटी थी जिसमें जो तातामी यानी कि एक चटाई होती है, चटाई नीचे बिछी हुई थी और दफ्ती की दीवारें थी, यानी कि लकड़ी के फट्टों से जो है वो दीवारें बनी हुई थी, और इस तरह वो छोटा सा एक कमरा था। तो वहां जब वो लेखक अपने मित्र के साथ गया तो वहां चाजीन नामक व्यक्ति जो था वो बैठा हुआ था। वो खड़ा हो गया और उसने कमर झुकाकर दो झो कहकर, यानी कि दो झो का मतलब है आइए, तशरीफ लाइए, ये कहकर स्वागत किया उन दोनों का, लेखक का और उसके मित्र का। फिर उसने अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी तो वहां पर इतनी शांति थी उस माहौल में कि चाय का खदबदाना, यानी कि चाय का खौलना, जो पानी खौलता है जब चाय बनती है, तो वो भी सुनाई पड़ रहा था। वहां की मुख्य बात यही होती है कि वहां बहुत शांत वातावरण होता है और वहां पर केवल 3 आदमी ही प्रवेश कर सकते हैं। ज्यादा आदमी होंगे तो फिर उससे वहां पर शांति भंग हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वहां पर ये लोग ही, लेखक, इसका मित्र और चाजीन, 3 लोग थे। फिर वो जो चाजीन था, चायदानी उसने रखी जब ऊपर अंगीठी पर, फिर वो पड़ोस के कमरे से जाकर बर्तन ले आया, है ना, क्रॉकरी के बर्तन थे, उन्हें तौलिए से उसने साफ किया और फिर चाय बन गई तो उसने प्यालों में भरी, और उसके सारे काम बहुत ही शालीनता से हो रहे थे। उसने बड़ी शालीनता से, अपने भव्यता से सब काम किए। और लेखक ने बताया है कि वहां जब लेखक अंदर घुसे तो उससे पहले बाहर मिट्टी का एक बेढप सा बर्तन भी था जिससे उन्होंने हाथ
धोए थे, हाथ मुंह धोया था और फिर अंदर गए थे। और इस तरह से फिर जब लेखक और उसका मित्र के आगे उसने चाय परोसी, तो चाय तो ज्यादा नहीं थी, है ना, चाय बहुत थोड़ी सी चाय थी, परंतु उस चाय को 2 घूंट ही चाय थी और उस चाय को एक एक बूंद करके उन्होंने पिया, जिसमें उन्हें लगभग 1.5 घंटा लग गया। लेकिन चाय पीते पीते धीरे धीरे जब उन्होंने चाय पी तो लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ रही है और जैसे वह अनंत काल में जी रहा है। और तब उसे वहां का सन्नाटा भी सुनाई पड़ रहा था, यानी वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो फिर लेखक कहते हैं कि वास्तव में जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम या तो अपने बीते हुए दिनों में खोए रहते हैं, वही बातें याद करते रहते हैं, या फिर हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, जबकि ये दोनों काल तो मिथ्या है, यानी झूठ है, जबकि वर्तमान ही सत्य है जिसमें हम उस समय होते हैं और हम उसे वास्तव में जीते नहीं हैं। तो लेखक ने उस दिन महसूस किया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूत काल बीत गया, उसे हम बदल नहीं सकते, भविष्य आया नहीं है, हम उसके बारे में कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए, उसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। इसी कारण लेखक ने ये बात कही है कि वास्तव में जैन परंपरा की इस सौगात के कारण ही जापानियों का जीवन, जापानियों की जिंदगी कुछ देर के लिए ही सही पर तनाव मुक्त हो जाती है, वे चिंता मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाते हैं। तो छात्रों, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापान में लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण 1 महीने में होने वाला काम 1 दिन में ही करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनके दिमाग की गति बढ़ जाती है और दिमाग का जो स्पीड रूपी इंजन है वो टूट जाता है ना। अगला प्रश्न, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। अगला प्रश्न, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता वहां की शांति ही मुख्य होती है तथा वहां 3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि अधिक व्यक्तियों के प्रवेश होने से वहां शांति भंग हो जाएगी। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? चाजीन ने सबसे पहले अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी और फिर पड़ोस के कमरे से वह बर्तन ले आया, उसने बर्तन तौलिए से साफ किए और बड़ी शालीनता से उसने ये सारे कार्य किए और इसकी सारी क्रियाएं ही गरिमापूर्ण ढंग से हो रही थीं। अगला प्रश्न, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में 3 आदमियों को ही प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि अधिक व्यक्तियों के होने से वहां शांति भंग हो सकती है ना, इसीलिए 3 व्यक्तियों को ही वहां प्रवेश दिया जाता है। अधिक व्यक्ति होंगे तो ज्यादा बातचीत कर सकते हैं, जिस कारण वहां शोर उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में यह परिवर्तन महसूस किया कि उसके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए हैं और वह मानो अनंत काल में जी रहा है और उसे शांति का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उसे सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं?
लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के ये कारण बताए कि वहां जापान में लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनके दिमाग की गति तेज ही रहती है और दिमाग रूपी इंजन पर दबाव पड़ता है, जिस कारण वह टूट जाता है और लोग मनोरोगी हो जाते हैं। वास्तव में हम इन कारणों से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि हर कार्य करने की अपनी अलग क्षमता होती है। उसी तरह से दिमाग की भी अपनी अलग क्षमता होती है। यदि उस पर ज्यादा बोझ डाला जाए तो फिर मानसिक रोग जैसे दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। निश्चय ही वर्तमान ही सत्य है, भूत और भविष्य तो दोनों मिथ्या हैं। हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, जबकि हम या तो भूतकाल में जीकर अपनी पुरानी बीती हुए पलों को, बीती हुई यादों को याद कर करके परेशान होते रहते हैं, या फिर भविष्य के बारे में ही योजनाएं बनाने में अपना सारा समय निकाल देते हैं और हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेखक ने इसीलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि जब लेखक चाय पी रहा था तो उसके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों उड़ गए और उसने वर्तमान काल में शांति का अनुभव किया और उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है और यह कितना आनंददायक है। तब उसे लगा कि हमें वास्तव में वर्तमान काल का ही भरपूर आनंद उठाना चाहिए, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। छात्रों, आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील प्राणी है, यानी हर मनुष्य चाहता है कि जीवन में वह हमेशा तरक्की करता रहे, हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, हमेशा तेज रफ्तार से आगे सफलताएं ही अर्जित करता रहे। और आज की प्रगतिशील दुनिया ने, आज की विकासशील दुनिया ने भी हमें और अधिक उन्नति और अधिक प्रगति करने के लिए विवश कर दिया है, बाध्य कर दिया है। इस प्रकार जब मनुष्य की चिंतन शक्ति पर स्पीड का इंजन लग जाता है तो वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य मानसिक रोगों और चिंता से ग्रस्त हो जाता है। उपर्युक्त कथन का यही आशय है। अगला है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। जय जयवंती एक मधुर राग है जिसमें आत्मा की पवित्रता है। छात्रों, जय जयवंती एक राग होता है संगीत में, और इस राग को सुनकर आत्मा जैसे पवित्र सी हो जाती है। तो इस राग से किसी भी चीज की तुलना करने का आशय यह है कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस बहुत ही सुंदर और आत्मा को सुख देने वाली रही होगी। यहाँ लेखक ने टी सेरेमनी के दौरान चाजीन द्वारा चाय बनाने की प्रक्रिया को अत्यंत गरिमापूर्ण, अत्यंत भव्य कहा है। चाजीन ने सभी क्रियाएं, जो वह पड़ोस के कमरे से बर्तन लाया, तौलिए से साफ किए, चाय बनाई, सारी उसने क्रियाएं बहुत ही गरिमा और भव्यता से पूरी की, है ना, कि ऐसा लगता था मानो उसके एक एक कार्य से जय जयवंती राग निकल रहा हो। क्योंकि जब वह क्रॉकरी लाया, उसे तौलिए से पोंछी, तो जैसे क्रॉकरी से आवाज सी आती है ना छात्रों, है ना बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब शांति होती है तो आवाज सी आती है, तो वैसी ही आवाज उसे ऐसे लगा कि मानो जय जयवंती राग बज रहा हो, और इसलिए उसका हर कार्य मनोहारी प्रतीत हुआ, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला प्रतीत हुआ।
मुझे आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।